वेरिएशंस यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पिछले लेसन में हम एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 3y + 4 रेशो 2y + 5 इक्वल्स 4:3। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैप्टर वेरिएशंस और रेशो से रिलेटेड है और इनफैक्ट इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस भी रेशो से ही रिलेटेड हमने सॉल्व किए थे। अब भी उसी तरह के क्वेश्चंस गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y। आपने वेरिएबल y की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ 3y + 4 रेशो 2y + 5 इक्वल्स 4:3। अच्छा, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं ज़रा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं। यहाँ बात हो रही है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन को हम डिफ़ाइन कर चुके हैं कि अगर दो रेशोज़ आपस में इक्वल हो तो ऐसी सिचुएशन को हम नाम देते हैं प्रोपोर्शन। इसमें दो रेशोज़ कौन सी है? पहले जो है ना, इस साइन ऑफ इक्वलिटी के लेफ्ट साइड पे आप देखें, आपको दो क्वांटिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। फर्स्ट क्वांटिटी है एक्सप्रेशन के फॉर्म में, दैट इज़ 3y + 4, जबकि सेकंड क्वांटिटी है 2y + 5। और इसी तरह इस इक्वलिटी साइन के राइट साइड पे भी आपको दो क्वांटिटीज़ नज़र आ रही है, जिसमें पहली क्वांटिटी है 4 और दूसरी क्वांटिटी है 3। जैसा कि हमने डिफाइन किया था रेशो को कि a ratio is used to compare 2 or more quantities of the same kind which are measured in the same unit। अलबत्ता यहाँ पर जो है आपको दो क्वांटिटीज़ जो है या चार क्वांटिटीज़ जो है वो एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में नज़र आ रही है। तो रेशो सिर्फ ऐसी क्वांटिटीज़ तक महदूद नहीं है जिन्हें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहें, जैसे लेंथ हुआ, जैसे मास हुआ, जैसे टेम्परेचर हुआ, बल्कि ऐसे नंबर्स या ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जिस तरह की सिचुएशन आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं। अब बज़ाहिर 3y + 4 एक फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं हो सकती। हाँ, ये एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह दूसरी क्वांटिटी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ दोनों क्वांटिटीज़ एक जैसी है, ऑफ द सेम काइंड, जो रेशो के डेफिनेशन का हिस्सा है। इसी तरह राइट साइड पे अगर आप देखें तो अगेन आपको दो नंबर्स नज़र आ रहे हैं, यानी दोनों क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड है, एक जैसी है, दोनों रियल नंबर्स है। बीच में जो इक्वल का साइन है ये वाज़े तौर पर ये बताती है कि जो लेफ़्ट साइड पे रेशो है, यानी दो क्वांटिटीज़ हैं, और राइट साइड पे जो रेशो है, अगर दो क्वांटिटीज़ है, ये दोनों आपस में इक्वल है। लिहाजा हम कहेंगे कि ये दोनों रेशोज़, दीज टू रेशोज़ आर इन प्रोपोर्शन। ये दोनों रेशोज़ किस में है? प्रोपोर्शंस में है। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है प्रोपोर्शन, यानी कि 3y + 4 रेशो 2y + 5 इक्वल्स 4:3, इसे आप लिखेंगे। उसके बाद आप जानते हैं कि रेशियो को फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जिसमें 3y + 4 फर्स्ट क्वांटिटी है, इसे लेंगे न्यूमरेटर, और 2y + 5 सेकंड क्वांटिटी है, इसे लेंगे डिनोमिनेटर, इक्वल साइन, और फिर 4:3 को भी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ 4/3। उसके बाद होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 3 राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 3y + 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम एज 2y + 5 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 4 से मल्टीप्लाई होगा। अगला स्टेप ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना है। सो सबसे पहले 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3y से, 3 × 3 इज़ 9y, एंड देन 3 × 4 इज़ 12। इसी तरह राइट साइड पे 4 × 2y इज़ 8y, एंड 4 × 5 इज़ 20। उसके बाद अगला स्टेप ये होगा कि आप लाइक टर्म्स को कलेक्ट करें, यानी 8y और 9y ये लाइक टर्म्स है। सो आप 8y को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा -8y। इसी तरह +12 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो -12 होगा। अब 20 और 12 लाइक टर्म्स है, कांस्टेंट टर्म्स है। इसी तरह 9y - 8y ये भी लाइक टर्म्स है, और 9y - 8y रिजल्ट्स इन y। इसी तरह 20 - 12 इज 8। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 8। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस एक्सप्रेशन में इन क्वांटिटीज़ की जगह y की वैल्यू आप 8 पुट करें तो डेफिनेटली इनका टोटल सम सोल्यूशन जो होगा वो होगा 4:3। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड पर मौजूद क्वांटिटीज़ या रेशो राइट साइड पर मौजूद रेशो के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप y की जगह 8 पुट करते हैं, और इसी तरह यहाँ पर भी y की जगह 8 पुट करके 5 के साथ ऐड करेंगे, और फिर इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन दोनों रेशोज़ में आपको कॉमन फैक्टर मिलेगा। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पर आपके पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशो दस्तियाब होगी या कैलकुलेट होगी वो होगी 4:3। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट साइड पे मौजूद दो क्वांटिटीज़ या रेशो राइट साइड पे मौजूद रेशो के इक्वल है, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं।
अगेन स्टेटमेंट है, इफ द रेशियोज 3v minus 1, रेशियो 4 plus v and 2 ratio 5 are equal, then find the value of v. बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है। वहां इक्वेशन फॉर्म में गिवन थी, यहां इक्वल की बजाय एंड का वर्ड यूज हुआ है और आगे क्लियर है कि ये दोनों रेशो आपस में क्या है, दे आर इक्वल। इफ दीज टू रेशोज आर इक्वल इट मीन्स दैट दीज टू रेशोज आर इन प्रोपोर्शन। तो प्रोपोर्शन हम उसी सूरत हाल को कहते हैं या उसी सिचुएशन को कहते हैं जहां पे दो रेशोज आपस में इक्वल होती है। और क्वेश्चन के स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि फर्स्ट रेशो विच इज 3v minus 1 and 4 plus v are equal to the second ratio, that is 2 ratio 5. Then find the value of v. आप v की वैल्यू फाइंड करें जैसे वहां पर आपने y की वैल्यू फाइंड आउट की थी। सबसे पहले मैंने रेफरेंस लिया है क्वेश्चन में जो गिवन है कि एज द रेशियोज आर इक्वल, जैसा कि क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि ये दोनों रेशियोज आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट रेशियो दैट इज 3v minus 1 रेशियो 4 plus v is equal to the second ratio, that is 2 ratio 5. If these two ratios are equal, we say that these two ratios are in proportion. Next step, we know that ratio can also be expressed as a fraction, where we take the first quantity 3v minus 1 as numerator and the second quantity 4 plus v as denominator, equals 2 ratio 5 can be expressed as 2 over 5. And our next step is to cross multiply. आप देख सकते हैं कि 5 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 3v minus 1 से मल्टीप्लाई होगा। सेम एज 4 plus v डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप, लेट्स सिंप्लीफाई दीज राउंड ब्रैकेट्स। 5 times 3v is 15v and 5 times minus 1 is minus 5. On the right side, 2 times 4 is 8 and 2 multiplied by v is 2v. Now let's collect like terms. 2v and 15v ये like terms है, so हम प्लस 2v को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, ये होगा नेगेटिव 2v। और इसी तरह -5 जो कांस्टेंट टर्म है शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, बनेगा +5। Now 15v minus 2v results in 13v. इसी तरह 8 plus 5 दोनों कांस्टेंट नंबर्स है और इनका सम होगा 13। फॉर द नेक्स्ट स्टेप मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा फॉर द वेरिएबल y v, क्योंकि हम v की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। सो लेट्स टेक दिस 13 फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट साइड। द एक्सप्रेशन बिकम्स 13 over 13 which results in 1. So what is the value of v? 1. Question number 6. Two numbers are in the ratio 5:8. If 7 is added to each number, we get a new ratio as 4:5. Find the numbers. अब एक तरह से ट्रिकी क्वेश्चन है ये कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:8। दो नंबर्स हैं जिनकी रेशो जो है वो 5:8 है। अगर 7 ऐड किया जाए दोनों नंबर्स के साथ, फर्स्ट नंबर के साथ भी और सेकंड नंबर के साथ भी, तो वी गेट अ न्यू रेशो एज 4:5। अब वो जो रेशो है वो बन जाती है 4:5। बताइए वो कौन से नंबर्स हैं? हमें पता नहीं है, बात हो रही है यहाँ पर बताने की कि कौन से नंबर्स है। सो लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x। मैं कहता हूँ कि पहला नंबर जो है वो 5x है। नाउ व्हाई 5x? बिकॉज जो दो नंबर्स है वो किस फॉर्म में है रेशो के? 5:8। क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है टू नंबर्स आर इन द रेशो 5:8। दो नंबर्स ऐसे हैं जिनकी रेशो जो है वो 5:8 के फॉर्म में है। सो अब हमें चूंकि वो नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है ना, अगर इन दो नंबर्स के साथ रेशो, इन दो क्वांटिटीज़ के साथ या इन दो नंबर्स के साथ 7 ऐड किया जाए तो हमारे पास जो नई रेशो आती है वो है 4:5। बताइए वो कौन से नंबर्स हैं? जब बात होती है बताने की और हमें नहीं पता है कि कौन से नंबर्स है, सो हम कहेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी 5x। अब 5 मैंने यहाँ से फर्स्ट क्वांटिटी ली है जो गिवन है 5:8 के लिए। इसी तरह सेकेंड नंबर पर मैं क्या ले सकता हूँ? 8x। फर्स्ट नंबर मैंने क्या लिया? 5x। तो सेकेंड नंबर मैंने क्या लिया? 8x। इसी 5:8 को देखते हुए इन दोनों नंबर्स का चुनाव किया मैंने। अब कंडीशन पे आते हैं, इफ 7 इज एडेड टू ईच नंबर, तो मैंने यहां पे लिखा इफ 7 इज एडेड टू ईच नंबर द नंबर बिकम्स या दे बिकम। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो है 5x। इफ वी एड 7 to 5x वी गेट 5x + 7। और इसी तरह सेकेंड नंबर 8x है, अगर आप इसके साथ 7 ऐड करेंगे
तो वी गेट 8x प्लस 7। मैंने दोनों नंबर्स के साथ 7 ऐड किया, अब ये दोनों नंबर्स क्या बने, 5x प्लस 7 एंड 8x प्लस 7 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अच्छा, अगर 7 ऐड किया जाए तो नई रेशो क्या बनती है, 4:5। तो कंडीशन ये कह रहा है कि अगर इन दोनों नंबर्स के साथ जिन्हें हमने फाइंड करना है और जिन्हें यहाँ पर हमने अज्यूम किया है 5x और 8x, अगर इनके साथ 7 ऐड किया जाए तो नंबर्स बनते हैं 5x प्लस 7 एंड 8x प्लस 7। और जब आप 7 ऐड करते हैं तो अब नई रेशो क्या बनती है, 4:5। वी गेट अ न्यू रेशो एज 4:5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर इस 7 ऐड करेंगे हम तो 5x प्लस 7 और 8x प्लस 7 की रेशो किसके इक्वल होगी, 4:5 की। ये स्टेप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट ये बिल्कुल क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन क्लियरली कह रहे हैं कि दो नंबर्स हैं जो किस रेशो में है, 5:8 के फॉर्म में है। अगर इन दो नंबर्स के साथ 7 ऐड किया जाए तो नई रेशो बनती है 4:5। तो मैंने वही किया, पहले मैंने फर्स्ट नंबर लिया 5x और दूसरा नंबर मैंने अज्यूम किया, फर्स्ट किया मैंने 8x, फिर मैंने दोनों के साथ 7 ऐड किया अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो नंबर्स बने 5x प्लस 7 और 8x प्लस 7। क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि अगर इनके साथ नंबर्स ऐड किया जाए तो नई रेशो बनती है 4:5। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 5x प्लस 7 रेशो 8x प्लस 7। ये वो दो नंबर्स है जिनके साथ 7 ऐड किया गया। अब इनकी नई रेशो क्या बनी, 4:5। अब हम फाइंड करते हैं कि वो नंबर्स कौन से हैं। अब चूंकि ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल है, लेफ्ट और राइट साइड, तो इसका मतलब है कि ये दोनों रेशोज आपस में प्रोपोर्शन में है। अगला स्टेप आप जानते हैं कि हम इस लेफ्ट साइड को भी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे और राइट साइड को भी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे बनेगा कि 5x प्लस 7 और 8x प्लस 7 इक्वल्स 4/5। और उसके बाद अगला स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 5 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पर 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। इसी तरह 8x प्लस 7 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 5 टाइम्स 5x इज 25x और 5 टाइम्स 7 इज 35। सेम एज 4 मल्टीप्लाई बाय 8x इज 32x एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 28। लाइक टर्म्स को कंबाइन करते हैं। 25x एंड 32x दे आर लाइक टर्म्स। आप 32x को लेफ्ट साइड पे लेंगे तो बनेगा नेगेटिव 32x। मीनवाइल पॉजिटिव 35 राइट साइड पे होगा नेगेटिव 35। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 25x माइनस 32x इज माइनस 7x। इसी तरह 28 माइनस 35 इज माइनस 7। क्योंकि हम x के लिए सॉल्व करेंगे सो माइनस 7 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 7 से डिवाइड होगा। माइनस 7 डिवाइडेड बाई माइनस 7 इज प्लस 1। नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव और 7 आपस में कैंसिल आउट होंगे, सो वी लेफ्ट विद 1। x की वैल्यू फाइंड हो गई तो अब वो फर्स्ट और सेकंड नंबर फाइंड करते हैं। हमने क्या अज्यूम किया था, फर्स्ट नंबर 5x और सेकंड नंबर क्या अज्यूम किया था, 8x। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हम आराम से फाइंड कर सकते हैं कि वो दो नंबर्स कौन से हैं। x की वैल्यू 1 है, द फर्स्ट नंबर विच वी अज्यूम्ड वाज 5x। अब ये क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, बिकॉज x की वैल्यू 1 है तो 5x में 1 पुट करेंगे, ये बनेगा 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5। इसी तरह सेकंड नंबर 8x, x की बजाय आप 1 पुट करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8। तो देयरफॉर द नंबर्स आर 5 एंड 8। दरअसल वो दो नंबर्स है कौन से, यही 5:8 ही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द टू नंबर्स आर इन रेशो 5:8। तो वो दो नंबर्स ही 5 और 8 है जिनकी रेशो 5:8 बनती है। अगर इन दोनों नंबर्स के साथ 7 ऐड किया जाए तो अब नया रेशो बनता है 4:5। चले अब देखते हैं कि क्या जो हमारे जो नंबर्स है 5 और 8 क्या ये वाकई इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन भी की है। फर्स्ट नंबर क्या था हमारा 5, ठीक है ना, और सेकंड नंबर हमारा क्या है 8। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी लिखा है और सेकंड नंबर भी लिखा है। दोनों के साथ मैंने 7 ऐड किया तो 5 + 7 बनता है 12 और 8 + 7 बनता है 15। अब नए नंबर्स क्या बने 12 और 15। 12 और 15 को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो अगर मैं दोनों को 3 से डिवाइड करता हूँ बिकॉज दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, तो 3 4s आर 12 और 3 5s आर 15। नई रेशो क्या बनी 4:5। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर इन दो नंबर्स 5 और 8 के साथ 7 ऐड किया जाए तो नई जो रेशो बनती है वो बनती है 4:5। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि 5x + 7 रेशो 8x + 7 इज इक्वल टू 4:5।
जब आपने इन दोनों नंबर्स यानी 5 और 8 में 7 ऐड किया तो नई रेशो बनी 12 और 15, और 12:15 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? 4:5 वेरीफाइड। तो ये जो ब्लू टेक्स्ट है ये दरअसल आपके वेरिफिकेशन के लिए है, ये आपके नीट वर्क का हिस्सा नहीं है। आपका क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व हो जाता है, और ये ब्लू टेक्स्ट इज जस्ट फॉर योर क्लैरिफिकेशन। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव x/y = 6/7. फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x + 4y = 8x - 5y। अब जरा सिचुएशन डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। यहाँ x/y = 6/7 आपके पास गिवन है, आपने फाइंड करनी है वैल्यू 3x + 4y और 8x - 5y की। ये गिवन है और इसको आपने फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटीज गिवन है उसे लिखता हूँ, दैट इज x/y = 6/7। अब आप इसे लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। स्टेप्स ऑलमोस्ट वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किए थे। x/y को आप लिख सकते हैं x ओवर y, और 6/7 को आप लिख सकते हैं 6/7। अब आप आ जाइए रिक्वायर्ड 3x + 4y = 8x - 5y की तरफ। तो क्या इस रेशो को मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल। 3x + 4y = 8x - 5y को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द सेकंड क्वांटिटी, दैट इज 3x + 4y डिवाइडेड बाय 8x - 5y। गौर करें ज़रा, आपके पास वैल्यू किस चीज़ की है? x ओवर y की है। अब आपने वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, और यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो दरअसल इस लेफ्ट साइड यानी 3x + 4y = 8x - 5y की वैल्यू होगी। बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ x और y की वैल्यूज़ को कहाँ से फाइंड आउट किया जा सके ताकि राइट साइड पर हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू मौजूद है। क्वेश्चन भी तो यही कह रहे हैं कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3x + 4y = 8x - 5y की। तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए प्रोसेस करूँगा राइट साइड पे। मेरे पास सिर्फ x ओवर y की वैल्यू है जो कि है 6/7। अलग से x अलग से y की कोई वैल्यू मेरे पास नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कि यहाँ x की क्वांटिटी 6 है और y की क्वांटिटी 7 है, बट ये प्रॉपरली x और y की वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो राइट साइड है, जो फ्रैक्शन है 3x + 4y और 8x - 5y, अगर मैं इसके न्यूमरेटर यानी कि 3x + 4y और डिनोमिनेटर यानी कि 8x - 5y को y से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास राइट साइड पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जिससे मैं ये वैल्यू x ओवर y 6/7 के जो इक्वल है ये इसमें सब्स्टिट्यूट करके एक प्रॉपर वैल्यू राइट साइड पे कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है ना? मैं इसीलिए यहाँ पर दरअसल x/y की सिचुएशन क्रिएट करना चाहता हूँ। x तो है यहाँ पर, डिनोमिनेटर में y नहीं है, तो मैंने लिखा है डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y, ताकि मेरे पास सिचुएशन बने x/y की, क्योंकि मेरे पास वैल्यू ही x/y की है। तो लिहाजा मैंने क्या किया? मैंने न्यूमरेटर 3x + 4y को भी y से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर 8x - 5y को भी y से ही डिवाइड किया, और मैंने स्टेटमेंट क्या लिखी? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय y। अगले स्टेप में ये जो y है ये 3x के साथ भी है और 4y के साथ भी है, इन्हें सेपरेट करके लिखते हैं, दैट इज 3x/y + 4y/y। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो दोबारा आपके पास यही सिचुएशन आएगी जो ऊपर आपके पास है, 3x + 4y/y के फॉर्म में। इसी तरह डिनोमिनेटर पे 8x - 5y/5y को भी सेपरेट करते हैं, यानी 8x/y - 5y/y। इससे होगा क्या? मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको एक और, हाँ, इससे होगा ये कि यहाँ पर कुछ कैंसलेशन होगी, जैसे ये ये नहीं, ये दोनों y आपस में कैंसिल आउट होंगे, और डिनोमिनेटर पे भी 5y और y आपस में y और y कैंसिल आउट होंगे। अब आपके पास इक्वेशन रह जाएगी 3x/y + 4 और 8x/y - 5। आप गौर से देख सकते हैं यहाँ पर x/y आपको मिल गया, और x/y की वैल्यू क्या है? 6/7। तो यहाँ मैं x/y की जगह 6/7 पुट करने जा रहा हूँ। देख सकते हैं आप, 3 एज इट इज़ मैंने लिखा, जबकि x/y की जगह मैंने पुट किया 6/7, और साथ में मैंने लिखा बिकॉज x/y = 6/7 + 4। इसी तरह 8 एज इट इज़, x/y की जगह अगेन मैंने 6/7 लिखा है -5। अगले स्टेप में 6 × 3 18/7 प्लस 4 को मैंने लिखा 4/1 के फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में, ताकि मैं एलसीएम ले सकूं। इसी तरह 8 6 48/7 माइनस 5/1, 5 को मैंने लिखा 5/1 के फॉर्म में ताकि एलसीएम लिया जा सके। अगले स्टेप में सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम न्यूमरेटर का।
18/7 + 4/1। एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर्स का, 7 और 1 का एलसीएम होगा 7। अब एलसीएम 7 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 7। गौर से देखें, एलसीएम 7 सिर्फ न्यूमिनेटर की बात हो रही है, डिनोमिनेटर को फिलहाल छोड़ दें। एलसीएम 7 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 7। जब आप 7 को 7 से डिवाइड करते हैं आपके पास आता है 1। 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट न्यूमिनेटर 18 के साथ, 18 1 ज़र 18। 18 को आप यहाँ इस न्यूमिनेटर पे लिखेंगे जहाँ आपने एलसीएम 7 लिया है। इसी तरह एलसीएम 7 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1। जब आप 7 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 7। 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड न्यूमिनेटर 4 से, 7 × 4 = 28। आप यहाँ पे लिख लेंगे 28। अब आप आ जाए डिनोमिनेटर पे। अगेन डिनोमिनेटर पे दो फ्रैक्शंस है, 48/7 और 5/1। तो 7 और 1 का एलसीएम अगेन 7 होगा। अब फिर एलसीएम 7 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 7। 7 डिवाइडेड बाय 7 रिजल्ट्स इन 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 48 इज 48। यहाँ पे आप लिखेंगे 48। ऐड करेंगे नेगेटिव साइन। वंस अगेन एलसीएम 7 डिवाइडेड बाय द सेकंड डिनोमिनेटर 1। तो 7 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 7। नाउ 7 मल्टीप्लाइड बाय द सेकंड न्यूमिनेटर 5, 7 5 से 35। यहाँ पर आप लिखेंगे 35। अगले स्टेप में 18 + 28 इज 46/7 और 48 - 35 इज 13/7। अगले स्टेप में यहाँ आपके पास न्यूमिनेटर फ्रैक्शनल फॉर्म में है और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है। न्यूमिनेटर है 46/7 और डिनोमिनेटर है 13/7। आप जानते हैं अगर इस मेन फ्रैक्शन को जो 46/7 और 13/7 के बीच में है, अगर इस मेन फ्रैक्शन को हम चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर का आप लेते हैं रेसिप्रोकल। व्हाट इज रेसिप्रोकल? 13/7 का रेसिप्रोकल उलट बनता है 7/13। तो आपको पता है जब भी आप फ्रैक्शन या डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर का आप लेते हैं रेसिप्रोकल यानी उलट। तो 46/7 एज इट इज मैंने इस मेन फ्रैक्शन को चेंज कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, तो 13/7 का रेसिप्रोकल बनेगा 7/13। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे 7 और 7 आपस में कैंसिल आउट होंगे। वी लेफ्ट विथ 46/13। क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं। सो 46/13 को हम लिख सकते हैं 46/13। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x + 4y रेशियो 8x - 5y? 46/13। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 किलोग्राम ऑफ शुगर इफ 25 किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्ट्स Rs 1450। एक दिलचस्प वर्ड प्रॉब्लम है डेली रूटीन का कि अगर 20 किलोग्राम चीनी की कीमत आपने 20 किलोग्राम चीनी की कीमत आपने फाइंड करनी है, अगर 25 किलोग्राम चीनी की कीमत 1450 रुपये है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 25 किलोग्राम ऑफ शुगर? 1450। सो यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 20 किलोग्राम ऑफ शुगर। दो बातें यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा सोल्यूशन से पहले। पहली बात, अगर अमाउंट ऑफ शुगर 20 kg से बढ़ती है 25 kg पर, तो इसका मतलब ये होगा कि कॉस्ट भी बढ़ जाएगी 1450 से। ठीक है ना? इसी तरह अगर शुगर की प्राइस की क्वांटिटी 25 kg से कम होती है 20 kg पर, तो इसका मतलब है कॉस्ट भी कम होगी 1415 से 1200, 1100 और समथिंग पे। इस टाइप के प्रोपोर्शन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जहां एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है, और जहां एक क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है। ये भी वेरिएशन है। अगला जो आप एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो वेरिएशंस के 2 टाइप्स पे पढ़ेंगे। पहला टाइप है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा टाइप है इनवर्स वेरिएशन। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड है, जहां पर 20 किलोग्राम शुगर और 25 किलोग्राम शुगर की बात हो रही है। देखें, अगर 25 किलोग्राम शुगर की प्राइस 1450 है और अगर आप शुगर की अमाउंट 25 से कम करते 20 kg पे, तो डू यू थिंक प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज? नहीं, डिक्रीज होगी। अगर आप शुगर की अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो प्राइस भी इंक्रीज होगी, और अगर आप शुगर की अमाउंट डिक्रीज करेंगे तो प्राइस भी डिक्रीज होगी। देखिए, दूसरी क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी से अटैच है। फर्स्ट क्वांटिटी इंक्रीज तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज, फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। इस टाइप के वेरिएशन को हम कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं तब्दीली को, चेंज को। इस टाइप के चेंजिंग या तब्दीली या वेरिएशन को हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। एनी हाउ, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सिंस वी डोंट नो द प्राइस ऑफ 20 किलोग्राम ऑफ शुगर,
हाँ 25 किलोग्राम का पता है 1450, बट हमें 20 केजी का पता नहीं है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ 20 किलोग्राम ऑफ शुगर इज x। देन इन प्रोपोर्शन फॉर्म में क्या बनेगा, यानी 20 किलोग्राम शुगर रेशो 25 किलोग्राम शुगर, प्रोपोर्शन RS x एंड RS 1450। अच्छा ये क्या है, इसे मैंने सॉल्व किया प्रोपोर्शन के फॉर्म में। मैंने आपके साथ इसकी जो स्ट्रक्चर थे क्वेश्चन का वो डिस्कस किया इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। उस टाइप से भी ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ चूंकि हम प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं, प्रोपोर्शन के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को प्रोपोर्शन के फॉर्म में सॉल्व करता हूँ। प्रोपोर्शन को हमने ये पढ़ा था कि प्रोपोर्शन उस वक्त लागू होती है जब दो रेशोज आपस में इक्वल हो। अब देखिए इस प्रोपोर्शन के साइन के लेफ्ट साइड पर भी दो एक जैसी क्वांटिटीज है, किलोग्राम अमाउंट ऑफ शुगर, और इसी तरह इस प्रोपोर्शन के राइट साइड पर भी दो एक जैसी क्वांटिटीज है, रुपीस। एक तरफ है क्वांटिटी और दूसरी तरफ है प्राइस ऑफ द शुगर। क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ द शुगर एंड प्राइस ऑफ द शुगर, तो दोनों सेम क्वांटिटीज है। लेफ्ट साइड पर भी सेम क्वांटिटीज है और राइट साइड पे भी सेम क्वांटिटीज है। राइट साइड पर है अमाउंट यानी रुपीस, और लेफ्ट साइड पर है क्वांटिटी यानी किलोग्राम ऑफ द शुगर। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये दोनों रेशोज आपस में प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रेशोज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन की इस्तेलाह यही है। प्रोपोर्शन तभी लागू या अप्लाई होती है जब दो रेशोज आपस में इक्वल हो। सो यहाँ पर मैं ये जो यूनिट है किलोग्राम और RS को हटा देता हूँ, क्योंकि रेशो के लिए कोई यूनिट रिक्वायर्ड नहीं होती। रेशो हैज़ नो यूनिट, ये भी हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के शुरू में। सो मैं लिखूंगा 20:25, और प्रोपोर्शन का ऑलरेडी मतलब है इक्वल, x/1450। अब हम ये पढ़ चुके थे कि अगर दो रेशोज आपस में इक्वल हो या दो रेशोज प्रोपोर्शन में हो तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। ये भी इस चैप्टर के शुरू में हमने डिस्कस किया था प्रोपोर्शन में, जहां प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को हम डिस्कस कर चुके थे। अब एक्सट्रीम्स और मीन्स क्या होते हैं, अगर चार क्वांटिटीज़ है आपके पास ABCD, तो पहली और आखिरी क्वांटिटी कहलाती है एक्सट्रीम्स और दूसरी और तीसरी क्वांटिटी कहलाती है मीन्स। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को। तो याद रखिए, अगर दो रेशोज आपस में इक्वल है या प्रोपोर्शंस में है तो ये फार्मूला या ये जो लॉ है ये अप्लाई होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इसका मतलब ये है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होंगे 20 × 1450। ये रहा एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 25 × x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी 20 × 1450 equals product of means यानी 25 × x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये पहला टॉपिक है और इस चैप्टर के पहले यूनिट में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। बहरहाल इन चारों में से हम फाइंड कर रहे हैं x को, तो 25 चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 20 × 1450 से डिवाइड होगा। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है, आप बेशक 1450 को 20 से मल्टीप्लाई करो और फिर से 25 से डिवाइड करें। मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, इसको एज इट इज़ लिखूंगा, क्योंकि छोटे नंबर्स की सिंप्लीफिकेशन काफ़ी आसान होती है। सो इट्स अप टू यू, यू कैन मल्टीप्लाई 20 by 1450 एंड देन डिवाइड द प्रोडक्ट बाय 25, और सिंपली लेट्स सिंप्लीफाई 20 and 25 फर्स्ट, बिकॉज छोटे नंबर्स को डील करना काफ़ी आसान होता है। जैसे 5 5s are 25 एंड 5 4s are 20। सो मैंने लिखा है 4 × 1450/5। फिर से यहाँ पर कैंसलेशन हो रही है, जैसे 5 1s are 5 and let's divide 1450 by 5. So 5 times 2 is 10, 5 times 3 is 15, जो कि 14 से ज़्यादा है। So मैं लिखूंगा 5 times 2 is 10। यहाँ 14 है, डिफरेंस कितना है 4 का, 4 को ले जाएंगे 5 के पास, ये बन जाएगा 45। ऐड नहीं करना आपने। So 5 9s are 45, लास्ट में रह जाएगा 0, तो 0 आप एज इट इज ऐड करेंगे। यानी जब आप 1450 और 5 को डिवाइड करते हैं तो वी गेट 290। इसका मतलब है अब हमारे पास रह गया 4 × 290 एंड 4 × 290 इज 1160, यानी 1160। व्हाट इज 1160? कॉस्ट ऑफ 20 किलोग्राम ऑफ शुगर, क्योंकि हमने लिखा था लेट द कॉस्ट ऑफ 20 किलोग्राम ऑफ शुगर इज x, और जब आपने x की वैल्यू फाइंड की, इसका मतलब है x की वैल्यू है कॉस्ट ऑफ शुगर। तो अब आप लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 20 किलोग्राम ऑफ शुगर इज 1160, और बात वही हुई जो शुरू में मैंने आपसे डिस्कस की। अगर 25 किलोग्राम शुगर की प्राइस कितनी थी 1450,
और अब अगर आप अमाउंट ऑफ शुगर कम करते हैं 25 से 20 पे आते हैं तो प्राइस भी कम होके 1160 पे आ जाएगी। इस टाइप के वेरिएशन को हम पढ़ते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, जहां दूसरी क्वांटिटी या पहली क्वांटिटी दूसरी और दूसरी क्वांटिटी पहली क्वांटिटी से कनेक्ट होती है। पहली क्वांटिटी इंक्रीज होती है यानी शुगर इन किलोग्राम्स, तो प्राइस भी इंक्रीज होगी। पहली क्वांटिटी आप डिक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड यू इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। क्वेश्चन क्लियरली कह रहे हैं कि जो रेशोज गिवन है वो आपस में किस रिलेशन में है, प्रोपोर्शंस में है। दोनों रेशोज आपस में इक्वल है, ऑलरेडी क्वेश्चन में क्लियर्ड है। सो फर्स्ट जो प्रोपोर्शंस है वो आपको गिवन है 3u-2 रेशो 3 इक्वल्स 2u + 3 रेशो 5। इस प्रोपोर्शन के साइन के दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे डबल क्वांटिटीज मौजूद है। ये भी 2 क्वांटिटीज यानी रेशो है और राइट साइड पे भी रेशो है। आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इन दोनों को लिखेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में। सो ये रही फर्स्ट क्वांटिटी 3u-2 अपॉन सेकेंड क्वांटिटी 3। प्रोपोर्शन को आप रिप्लेस करेंगे इक्वल से। 2u + 3 इज द फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 5 इज द सेकेंड क्वांटिटी। नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे 3u-2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह 3 भी डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे 2u + 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। नाउ 5 मल्टीप्लाई बाय 3u इज 15u एंड 5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज -10 एंड देन ऑन द राइट साइड 3 मल्टीप्लाई बाय 2u इज 6u एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9। अब लेट्स कलेक्ट like terms. 15u and 6u, they are like terms. So let's take 6u to the left side, which becomes -6u. And if I take -10 to the right side, then it becomes +10. Now 15u minus 6u is 9u, while 9 plus 10 is 19. And finally u equals 19/9. Second part of the question, 3u minus 1 over 7 ratio 6/5 proportion 2u over 3 ratio 7/5. सबसे पहले मैं इन दोनों क्वांटिटीज को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूंगा, बल्कि चारों क्वांटिटीज को। सबसे पहले ये रहा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये ऑलरेडी फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो डबल फ्रैक्शंस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। न्यूमरेटर भी फ्रैक्शनल फॉर्म और डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शनल फॉर्म में। इसी तरह 2u over 3 ये रहा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 7/5 ये रहा डिनोमिनेटर। अगले स्टेप में मेन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। ये न्यूमरेटर 3u-7 एज इट इज आ जाएगा। इस फ्रैक्शन को जो 6 और 7 के बीच में है, जो मेन फ्रैक्शन है, इसे चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर 6/5 का आप लेंगे रेसिप्रोकल विच इज 5/6। यही सिचुएशन होगी राइट साइड पे 2u over 3। इस मेन फ्रैक्शन जो 3 और 7 के बीच में है, इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो डिनोमिनेटर 7/5 becomes 5/7 which is the reciprocal of 7/5। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ अगर कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है तो ठीक, अदरवाइज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं न्यूमरेटर्स 5 और 3u-1 को मल्टीप्लाई करता हूँ, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 3u इज 15u माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5 डिवाइडेड बाय 6 7s are 42। अगले स्टेप में 2u मल्टीप्लाई बाय 5 इज 2 5s are 10u एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21। अगला स्टेप होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। 21 डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 15u-5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 42 डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे 10u के साथ मल्टीप्लाई होगा। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई द ब्रैकेट्स। 21 मल्टीप्लाई बाय 15u इज 315u एंड देन 21 मल्टीप्लाई बाय -5 इज -105 एंड देन ऑन द राइट साइड 42 मल्टीप्लाई बाय 10u इज 420u एंड देन let's collect like terms on the left or on the right side. So 420u and 315u ये like terms है। मैं 420u को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये बनेगा -420u, और इसी तरह कांस्टेंट -105 को राइट साइड पे ले जाते हैं, ये बनेगा +105। We know that 315u minus 420u is -105u, और राइट साइड पे 105। To find the value of u, let's take this 105, बल्कि -105 to the right side, which becomes 105 over -105। मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे डिवाइड होगा। 105 कैंसिल आउट होंगे, वी लेफ्ट विद -1। इस नेगेटिव साइन को आपने रखना है क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? -1। थर्ड पार्ट 11 minus u रेशो 8 minus u इक्वल्स 25 minus u रेशो 16 minus u। सबसे पहले इन्हें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखते हैं। So first quantity 11 minus u as numerator divided by the second quantity 8 minus u equals 25 minus u numerator divided by 16 minus u denominator.
नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 16 माइनस यू राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे होगा मल्टीप्लाई। इसी तरह 8 माइनस यू लेफ्ट साइड पे डिवाइड होगा, राइट साइड पे होगा मल्टीप्लाई 25 माइनस यू के साथ। आगे मूव करते हैं, ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 11 176। फिर आप 16 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू के साथ, 16 मल्टीप्लाई बाय माइनस यू माइनस 16 यू। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू को 11 के साथ, माइनस यू मल्टीप्लाई बाय 11 इज माइनस 11 यू। और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू को माइनस यू के साथ, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड यू मल्टीप्लाई बाय यू इज यू स्क्वायर। इसी तरह सबसे पहले आप 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 25 8 आर 200। फिर आप 25 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू के साथ, 25 मल्टीप्लाई बाय माइनस यू माइनस 25 यू। अब आप माइनस यू को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, सो माइनस यू मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 8 यू। और फिर आप माइनस यू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस यू के साथ, सो माइनस इंटू माइनस प्लस यू मल्टीप्लाई बाय यू यू स्क्वायर। अगला स्टेप है लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना, बट उससे पहले यहाँ पर कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है। जैसे माइनस 16 यू माइनस 11 यू, दोनों लाइक टर्म्स है यू की वजह से। सो 11 एंड 16 27, दोनों नेगेटिव है, ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा। सो 176 माइनस 27 यू प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स माइनस 25 यू माइनस 8 यू, दोनों नेगेटिव है, ऐड होंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, माइनस 33 यू प्लस यू स्क्वायर एज इट इज। अगला स्टेप ये होगा कि 176 माइनस 27 यू प्लस यू स्क्वायर, आप इन तीनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो 200 बिकम्स माइनस 200, माइनस 33 बिकम्स प्लस 33 यू, और प्लस यू स्क्वायर बिकम्स माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 0। यहाँ कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसे माइनस यू स्क्वायर और प्लस यू स्क्वायर कैंसिल आउट होंगे, लाइक टर्म्स बट अपोजिट साइन, प्लस एंड माइनस। इसके अलावा 200 भी कांस्टेंट है, 176 भी कांस्टेंट है, 200 नेगेटिव है, 176 पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट तो करेंगे लेकिन साइन माइनस का रहेगा, यानी कि 24 माइनस 24। इसी तरह 33 यू और माइनस 27 यू, ये भी लाइक टर्म्स है। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट 27 फ्रॉम 33 वी गेट 6 यू। अब चूंकि यू के लिए सॉल्व करना है, सबसे पहले माइनस 24 को राइट साइड पे ले जाए प्लस 24। एक और बात, आप इस स्टेप में भी ये कर सकते हैं कि कांस्टेंट टर्म्स को राइट साइड पे ले जाए और यू स्क्वायर वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड पे रखें। सो इट डजंट मैटर, इससे कोई गलती नहीं होगी क्वेश्चन में। बहरहाल 6 यहाँ यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे 24 से डिवाइड होगा, एंड 6 4s आर 24। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? 4। फोर्थ पार्ट है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर रेशो यू इक्वल्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी रेशो ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ आपको फार्मूले नजर आ रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी आपके पास एक फार्मूला है और ए माइनस बी होल स्क्वायर का भी आपके पास एक फार्मूला है। इन्हीं फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे, बट उससे पहले मैं इन्हें लिखूंगा फ्रैक्शनल फॉर्म में। ये रहेगा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और ये रहेगा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर। इसी तरह राइट साइड पे ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। लेफ्ट साइड को तो मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, राइट साइड पे मुझे न्यूमरेटर पे फ्रैक्शन नजर आ रहा है, तो मैं न्यूमरेटर को एज इट इज लिखूंगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। ये जो मेन फ्रैक्शन है बिटवीन ए माइनस बी होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी, इस फ्रैक्शन को चेंज करूंगा मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या होगा? डिनोमिनेटर ए माइनस बी होल स्क्वायर का आप लेंगे रेसिप्रोकल, ए माइनस बी होल स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर ए माइनस बी होल स्क्वायर। जैसे 5 का रेसिप्रोकल है 1 ओवर 5, 8 का रेसिप्रोकल है 1 ओवर 8, 20 का रेसिप्रोकल है 1 ओवर 20। इसी तरह ए माइनस बी होल स्क्वायर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 ओवर ए माइनस बी होल स्क्वायर। इससे पहले डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शंस होते थे, तो उसे हम आसानी से रेसिप्रोकल ले लेते थे, लेकिन याद रखें अगर कोई नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर के फॉर्म में। जैसे ए माइनस बी होल स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा 1 ओवर ए माइनस बी होल स्क्वायर। आगे मूव करते हैं, लेफ्ट साइड एज इट इज लिखेंगे बिकॉज ये कोई फार्मूला नहीं है जिसे हम एक्सपेंड कर सकें। अलबत्ता राइट साइड पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक अलजेब्रिक क्यूबिक फार्मूला है जो इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक इस फार्मूले को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइजेज में। इसी तरह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का भी फार्मूला होता है, और ए माइनस बी होल स्क्वायर का भी फार्मूला होता है जो ये आपके सामने है जिसे मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ। ठीक, बल्कि यहाँ मुझे इसको एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आखिर में दोबारा शायद मुझे इसे रिड्यूस करना पड़े, तो लिहाजा फिलहाल मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। वैसे ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के।
ठीक। बट यहाँ मुझे इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कर भी लें तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये याद रखिए, ठीक है ना। अच्छा, आगे मूव करते हैं। लेफ्ट साइड एज इट इज़ आ जाएगा। राइट साइड पे मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब को एक्सपेंड कर दिया, विच इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इज ए माइनस बी होल क्यूब। बेसिस सेम है ए माइनस बी और ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो इनके पावर्स ऐड होंगे। 2 + 1, यहाँ पावर क्या है 1, 2 + 1 इज 3, ठीक। और न्यूमरेटर पे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही a प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। हम चूंकि u के लिए इस पूरे सिचुएशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगले स्टेप में मैं ये करने जा रहा हूँ। अच्छा, ये स्टेप रिपीटेड है तो मैं इसको नहीं, हाँ ये रिपीटेड है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं बीच से। चूंकि मैं इस पूरे सिचुएशन को u के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, u यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे मल्टीप्लाई यानी न्यूमरेटर के फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह ये पूरा फ्रैक्शन जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो आप इसका अगेन लेंगे रेसिप्रोकल, उलट हो जाएगा। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे चला जाता है। आप जानते हैं फ्रैक्शन को जब भी आप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो आप उस फ्रैक्शन को क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल। अब ये फ्रैक्शन लेफ्ट साइड पे जाएगा तो आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे। देखिए ये इनिशियल फ्रैक्शन है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन यू, ये रहा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन यू को तो मैंने राइट साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर सिर्फ ये रह जाएगा आपके पास, जो कि ये मैंने लिखा है। इसी तरह ये पूरा चला जाएगा राइट साइड पे डिनोमिनेटर में, ये रहा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी होल क्यूब चला जाएगा न्यूमरेटर पे, क्योंकि आप इस फ्रैक्शन का लेंगे रेसिप्रोकल, उलट, ठीक। अगले स्टेप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ कुछ कैंसलेशन हो रही है, जैसे ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपस में कैंसल आउट होंगे। Now we left with a minus b whole cube upon a plus b, ये रहेगा आपके पास u की वैल्यू। So what is u? आप या तो इस तरह लिखे या फिर आप इस तरह से लिखे कि u equals a minus b whole cube upon a plus b।